आप सुन रहे हैं द ओरिजिन्स ऑफ वर्च्यू। लेखक मैट रिडली। क्या इंसान स्वार्थी है या सहयोगी? क्या हमारी नैतिकता जन्म से आती है या समाज हमें सिखाता है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है ये किताब। ये कहानी है हमारी इंसानों की। ये कहानी है इस अजीबोगरीब सवाल की कि आखिर हम, जो प्रकृति में सबसे स्वार्थी प्राणी होने चाहिए, एक दूसरे के साथ रहते क्यों हैं, सहयोग क्यों करते हैं और अच्छाई क्यों करते हैं। ये कहानी है उस रहस्य की जिसने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर किया है जो खुद से पूछता है कि आखिर इंसानियत कहाँ से आती है। कहानी शुरू होती है एक जेल की तंग कोठरी से। एक रूसी अराजकतावादी पीटर क्रोपोटकिन कैद है। बाहर उसके साथी हैं। एक महिला वायलिन बजाती है, यह संकेत है। वो जेल से भाग निकलता है, दोस्तों की मदद से, एक एक कदम पर उनके सहयोग से। ये सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं है। क्रोपोटकिन के लिए ये एक सत्य का अनुभव था कि इंसान अकेला नहीं है, कि उसकी ताकत उसके साथियों में है, कि सहयोग ही जीवन का आधार है। जेल से निकलकर क्रोपोटकिन यूरोप भागता है और वहां अपनी किताब म्यूचुअल एड लिखता है। उस समय डार्विन के सिद्धांत को गलत समझा जा रहा था। लोग कह रहे थे कि प्रकृति में सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का मतलब है कि हर किसी से लड़ना है, कि जीवन एक निरंतर युद्ध है। क्रोपोटकिन ने कहा, यह सच नहीं है। उसने चींटियों को देखा, मधुमक्खियों को, जानवरों के झुंडों को। उसने पाया कि जो प्रजातियां सबसे अधिक सहयोग करती हैं, वे सबसे अधिक सफल होती हैं। जो अकेले रहते हैं, वे अक्सर विलुप्त हो जाते हैं। उसने कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहयोग करने की क्षमता है। ये विचार उस समय क्रांतिकारी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन सवाल यह है कि ये सहयोग आखिर आता कहाँ से है। आखिर हमारे भीतर स्वार्थी जीन होते हैं, जैसा कि रिचर्ड डॉकिंस ने बताया। तो फिर हम दूसरों के लिए कुछ क्यों करते हैं? इसी पहेली को सुलझाने के लिए हम पहले चींटियों और मधुमक्खियों की दुनिया में चलते हैं। ये कीट सच्चे सहयोगी हैं। उनकी बस्तियां लाखों करोड़ों व्यक्तियों की होती हैं और हर एक व्यक्ति पूरी कॉलोनी के लिए जीता है। मजदूर चींटियां बच्चे पैदा नहीं करती, वे रानी की संतानों की देखभाल करती हैं। वे अपने जीवन का बलिदान कर देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जीन का स्वार्थ यही कहता है। वे अपने बच्चे तो नहीं पैदा करती, लेकिन अपनी बहनों के बच्चों की देखभाल करके वे अपने जीन को आगे बढ़ाती हैं। चींटियों की कॉलोनी एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, जहां व्यक्ति नहीं, पूरा समूह एक जीव की तरह काम करता है। ये सहयोग का चरम रूप है और ये पूरी तरह स्वार्थ से पैदा हुआ है। लेकिन इंसान चींटियों की तरह नहीं है। हमारे पास न तो रानियां हैं, न हम अपने भाई बहनों की संतानों के लिए जीते हैं। फिर भी हम सहयोग करते हैं। यहाँ हम एक नए सिद्धांत पर पहुंचते हैं, पारस्परिक सहयोग या रेसिप्रोसिटी। इसकी कहानी समझने के लिए हमें गणित की एक पहेली से गुजरना होगा, प्रिजनर डिलेमा। कल्पना कीजिए, दो लोगों को एक साथ पकड़ लिया जाता है। पुलिस उन्हें अलग अलग कमरों में रखती है। हर एक के सामने दो विकल्प होते हैं, साथी के खिलाफ गवाही देना या चुप रहना। अगर दोनों चुप रहें तो दोनों को कम सजा मिलती है। अगर एक गवाही दे और दूसरा चुप रहे, तो गवाही देने वाला बिल्कुल बरी हो जाता है और चुप रहने वाले को कड़ी सजा। अगर दोनों गवाही दें तो दोनों को मध्यम सजा। अब सोचिए, अगर आप उस जेल में होते तो क्या करते? आपके साथी पर भरोसा या अपना बचाव? गणित बताता है कि तर्कसंगत विकल्प है धोखा देना, क्योंकि अगर साथी चुप रहता है तो आप बरी हो जाओगे। अगर वो धोखा देता है तो आपको कम से कम मध्यम सजा तो मिल ही जाएगी। यह नैश इक्विलिब्रियम है, दोनों के लिए सबसे सुरक्षित रणनीति है धोखा देना। लेकिन अगर दोनों धोखा देते हैं तो दोनों को नुकसान होता है। अगर दोनों सहयोग करते तो दोनों को फायदा होता। यही वह पहेली है जो हर इंसानी रिश्ते में, हर व्यापार में, हर समाज में दोहराई जाती है। अगर हम एक बार ही इस खेल को खेलें तो धोखा देना ही तर्कसंगत है। लेकिन अगर हमें बार बार एक ही व्यक्ति के साथ खेलना हो तो कहानी बदल जाती है। तब टिट फॉर टैट नाम की एक सरल रणनीति सबसे सफल साबित होती है। पहली बार सहयोग करो, फिर हर बार वही करो जो सामने वाले ने पिछली बार किया। यानी अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ये रणनीति ना तो बहुत दयालु है, न बहुत क्रूर। ये साफ है, ये बदला लेती है, लेकिन माफ भी कर देती है अगर सामने वाला फिर से सहयोग करने लगे। रॉबर्ट एक्सेलरोड ने एक कंप्यूटर टूर्नामेंट करवाया जहां दुनिया भर के गणितज्ञों ने अपनी अपनी रणनीतियां भेजी। टिट फॉर टैट सबसे सफल रही। ये कोई संयोग नहीं है, प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। वैम्पायर चमगादड़ रात को शिकार करते हैं। कभी कभी कोई चमगादड़ खाली हाथ लौटता है, तब दूसरा चमगादड़ जिसके पास खून है उसे अपने मुंह से खून उगलकर खिला देता है। अगले दिन जब वही चमगादड़ भूखा होगा तो दूसरा उसे बदले में खिलाएगा। ये रेसिप्रोसिटी है, ये टिट फॉर टैट है और ये लाखों साल पुराना है। लेकिन ये रणनीति तभी काम करती है जब हम एक दूसरे को पहचानें। अगर कोई अजनबी आकर हमारा फायदा उठा ले और फिर गायब हो जाए तो टिट फॉर टैट काम नहीं करेगी। यहीं पर हम इंसानों की सबसे बड़ी खूबी आती है, हमारी पहचानने की क्षमता। हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा दूसरों के चेहरे, उनके व्यवहार, उनके नाम, उनकी प्रतिष्ठा को याद रखने में लगा है।
हम जानते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। यही हमारा सामाजिक दिमाग है, और इसी दिमाग ने हमें दुनिया का सबसे सहयोगी प्राणी बना दिया। इस सहयोग की शुरुआत कहाँ से हुई? शायद भोजन साझा करने से। जानवरों में माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, लेकिन इंसानों में ये बात बहुत आगे बढ़ गई। हम दूसरों के साथ भोजन साझा करते हैं, खासकर मांस। शिकार करना एक अनिश्चित काम है। अगर आज शिकार मिल गया तो कल नहीं मिल सकता। इसलिए जिसके पास आज मांस है वो बांट देता है, ताकि जब कल उसके पास न हो तो दूसरा उसे बांटे। ये एक तरह की बीमा पॉलिसी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मांस बांटना एक सामाजिक अनुष्ठान बन गया। हम दावतें करते हैं, हम एक साथ बैठकर खाते हैं, हम दूसरों को खिलाते हैं। ये हमारी उदारता का प्रतीक है, हमारी सामाजिकता का। ये हमें बांधता है। लेकिन ये उदारता पूरी तरह निस्वार्थ नहीं है। अक्सर ये प्रतिष्ठा के लिए होती है। जो अधिक बांटता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वो समाज में ऊंचा स्थान पाता है, और उसे बदले में अधिक सहयोग मिलता है। ये सिग्नलिंग थ्योरी है। हम अपनी उदारता से दूसरों को बताते हैं कि हम अच्छे साथी हैं, भरोसेमंद हैं। यही कारण है कि हम दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और कभी कभी तो फिजूल खर्ची भी करते हैं। पोर्टलैच नाम का एक अनुष्ठान था जहां आदिवासी मुखिया अपना सारा धन लोगों में बांट देते थे, यहां तक कि नष्ट भी कर देते थे। ये दिखाने के लिए कि वे कितने शक्तिशाली हैं, कितने उदार हैं। ये प्रतिस्पर्धात्मक उदारता थी। इस सब के पीछे एक और ताकत काम करती है, भावनाएं। अर्थशास्त्री रॉबर्ट फ्रैंक कहते हैं कि हम सिर्फ तर्क से नहीं चलते। अगर हम सिर्फ तर्क से चलते तो हर बार धोखा ही देते। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम में भावनाएं हैं, गुस्सा, शर्म, प्यार, अपराध बोध। ये भावनाएं हमें प्रतिबद्ध करती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले ही वह तर्कसंगत न हो। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो शर्म आती है, अपराध बोध होता है। ये भावनाएं हमें सहयोग के लिए मजबूर करती हैं। वे हमारी प्रतिबद्धता का संकेत हैं। जो व्यक्ति भावनाओं से ओतप्रोत होता है, उस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, वह ज्यादा सफल होता है। ये सब समझने के लिए हम बंदरों की दुनिया में भी झांक सकते हैं। बबून, मकाक, चिंपैंजी, ये सभी गठबंधन बनाते हैं। दो कमजोर नर मिलकर एक ताकतवर नर को हरा देते हैं, ताकि मादाओं तक पहुंच सकें। ये सहयोग है, लेकिन ये पूरी तरह स्वार्थी है। चिंपैंजी के झुंड में राजनीति होती है, गठबंधन बनते और टूटते हैं। ये हमारे अपने समाजों की झलक है। लेकिन हम इंसान एक कदम और आगे हैं। हम अजनबियों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं, जिनसे हम कभी नहीं मिले। हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे समूह का है, भले ही वह हजारों मील दूर हो। ये हमारी सांस्कृतिक क्षमता है। हम नियम, कहानियां, मिथक बना सकते हैं जो लोगों को एक साथ बांधते हैं। लेकिन इस सहयोग का एक अंधेरा पहलू भी है। जब हम अपने समूह के लिए सहयोग करते हैं तो अक्सर दूसरे समूहों के प्रति शत्रुता रखते हैं। समूह के भीतर सौहार्द, समूह के बाहर युद्ध। डार्विन ने कहा था कि जो जनजातियां अधिक सहयोगी होती हैं वे दूसरी जनजातियों पर विजय प्राप्त करती हैं। ये एक दुखद सच है। हमारी ग्रुपिशनेस यानी समूह के प्रति निष्ठा हमें एक साथ बांधती भी है और अलग भी करती है। यही कारण है कि हम एक ही देश के होते हुए भी अलग अलग राजनीतिक दलों में बंट जाते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग खेल टीमों में। यह हमारी विरासत है। लेकिन क्या हम केवल युद्ध के लिए ही सहयोग करते हैं? नहीं, हम व्यापार के लिए भी सहयोग करते हैं। आदम स्मिथ ने बताया कि श्रम का विभाजन ही समृद्धि की कुंजी है। एक व्यक्ति पिन बनाने के 18 काम करता है तो मुश्किल से एक दिन में एक पिन बनता है। अगर 10 व्यक्ति मिलकर काम बांट लें तो वे हजारों पिन बना सकते हैं। यह सहयोग का एक और रूप है। हर कोई अपने काम में माहिर हो जाता है और फिर एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। यह व्यापार है, और यह हजारों साल पुराना है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, जिन्हें हम आदिम समझते थे, उनके पास एक जटिल व्यापारिक नेटवर्क था। वे पत्थर की कुल्हाड़ियां, भाले और अन्य चीजें सैकड़ों मील दूर तक बेचते और खरीदते थे। ये सब बिना किसी सरकार, बिना किसी कानून के। व्यापार ने कानून से पहले जन्म लिया था, और व्यापार का मूल सिद्धांत है तुलनात्मक लाभ। भले ही एक देश सब कुछ बेहतर बना सकता है, फिर भी दोनों देशों को व्यापार से फायदा होता है अगर हर एक उस चीज में माहिर हो जाए जिसमें उसका सापेक्ष लाभ अधिक है। ये एक गणितीय सत्य है, और यह हमारे सहयोगी स्वभाव का सबसे सशक्त उदाहरण है। लेकिन क्या यह सहयोग हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम करता है? अक्सर नहीं। हम पर्यावरण का दोहन करते हैं, ये सोचकर कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है। अगर एक चरागाह सबकी है तो हर कोई अपने जानवर चराएगा, चरागाह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह चरागाह किसी एक व्यक्ति की हो तो वह सोच समझकर उसका उपयोग करेगा। यही कारण है कि निजी संपत्ति पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त उपकरण है। मेन के लॉबस्टर फिशरमैन अपने अपने इलाकों को बांट लेते हैं और वे उन इलाकों का सतत उपयोग करते हैं। ये कॉमन्स का एक सफल मॉडल है। लेकिन ये तब काम करता है जब समुदाय छोटा हो, जब हर कोई एक दूसरे को जानता हो, और जब उल्लंघन करने वाले को सजा मिलती हो।
ये सहयोग का एक और रूप है, सामूहिक रूप से नियम बनाना और उनका पालन करवाना। इस पूरी यात्रा के अंत में हम एक बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, क्या इंसान स्वभाव से अच्छा है या बुरा? थॉमस हॉब्स ने कहा था कि इंसान भेड़िया है और उसे नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली राज्य की जरूरत है। जहाँ जैक रूसो ने कहा था कि इंसान जन्म से अच्छा है और समाज ही उसे भ्रष्ट करता है। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। हम स्वार्थी भी हैं और सहयोगी भी। हमारे भीतर दोनों की क्षमता है और हमारा समाज, हमारी संस्थाएं, हमारे कानून, ये सब इस बात को प्रभावित करते हैं कि हमारा कौन सा पक्ष बाहर आता है। अगर समाज इस तरह बना हो कि सहयोग करने पर फायदा हो तो लोग सहयोग करेंगे, अगर धोखा देने पर फायदा हो तो लोग धोखा देंगे। यही कारण है कि भरोसा इतना महत्वपूर्ण है। भरोसा ही वह तेल है जो सामाजिक मशीन को चलाता है। इस कहानी का नायक कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। ये कहानी उन अनगिनत पीढ़ियों की है जिन्होंने सहयोग करना सीखा, जिन्होंने समाज बनाए, जिन्होंने व्यापार किया, जिन्होंने युद्ध भी किए, लेकिन जिन्होंने शांति भी बनाए रखी। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी अच्छाई कोई दैवीय वरदान नहीं है, न ही कोई सांस्कृतिक बंधन। यह हमारे स्वार्थ से ही पैदा हुई है। यह हमारे जीन में लिखी है। हम सहयोग करते हैं क्योंकि इससे हमें फायदा होता है, क्योंकि इससे हम जीवित रहते हैं, क्योंकि इससे हम फलते फूलते हैं, और यह सहयोग करने की क्षमता ही हमें इंसान बनाती है। यही हमारी विरासत है, यही हमारी ताकत है, और शायद यही हमारी नियति भी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।